नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और मैं फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगी। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि भाई क्लास को स्टार्ट किया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको पढ़ाया था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उस लखनऊ अधिवेशन को मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराती हूँ, देन फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि भाई 1916 में और कौन सी घटना घटी थी। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद हम पढ़ेंगे होम रूल लीग आंदोलन, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे सेशन के साथ। जल्दी से आ जाइए लाइव एक बार फटाफट से। अनंत, लविश, चंचल, सौम्या, रोशनी, अब्दुल, दीक्षा, सपना, प्रिया, आरती, पुष्पेंद्र, सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बताइए जल्दी से एक बार। और कल जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और कल मैंने आपको लखनऊ सेशन पढ़ाया था, लखनऊ अधिवेशन। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, ठीक है, कि हमें समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले एक बार उसको मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हो। तो मैंने बेटा कल आपको लखनऊ अधिवेशन पढ़ाया था, और लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके बारे में वैसे मैंने आपको आईएनसी जब पढ़ाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय पे भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप जो है जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्रेजेंट लगा दी हमने भी मैम, बहुत बढ़िया, सबको प्रेजेंट लगानी है। और आप लोग जो मेरी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और अब आप मेरी बात को फोकस करेंगे। मैंने पीडीएफ से तो आपको पढ़ा दिया है, अब मुझे आपको एक्चुअली जो समझाना है कि आखिर आपका जो लखनऊ अधिवेशन था एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउट आया है। कल मैंने देखा था, भले ही वो एक बच्चे का डाउट है, दो बच्चे का डाउट है, लेकिन फिर भी मुझे उस डाउट को सॉल्व करना ही है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ, तो मैंने आपको लखनऊ अधिवेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? तो आप कहोगे मैम आपने हमें पढ़ाया था लखनऊ अधिवेशन। अब मैं ऐसा करती हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले मैं एक बार इससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइएगा बेटा कि ये कब हुआ था। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, ठीक है, अध्यक्ष कौन था ये आप बताएंगे। फिर मुझे बताएंगे कि लखनऊ अधिवेशन क्यों आपका जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है, आखिर इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। ऐसा नहीं, या ये कहें कि इसे क्यों पैक्ट कहा जाता है, पैक्ट क्यों कहा जाता है, ये इसको क्यों कहा जाता है, ये भी बताना मैम, ठीक है। और बच्चे यही तीन क्वेश्चन इस पूरे लखनऊ अधिवेशन का निचोड़ हैं। तो आपने मुझे बताया कि मैम 1916 में हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट आपका है। अब साथ साथ मुझे ये बताओ कि आपकी कौन कौन सी पार्टी के बारे में आप पढ़ चुके हो। आपको मैंने एक आईएनसी बताया है और एक पार्टी बेटा मैंने आपको बताई है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है। अब आप ये समझो कि जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाहती है, वो चाहती है मैम पृथक निर्वाचक मंडल। क्या चाहती है बेटा? पृथक निर्वाचक मंडल, ये इसकी डिमांड है, यानी सेपरेट इलेक्टोरल आपका इसको चाहिए, मतलब मुसलमानों का अलग रिप्रेजेंटेशन उसको चाहिए। और ये किसके आधार पे है? सांप्रदायिकता के आधार पर है। और जो कांग्रेस जो आपकी है उसका क्या है कि हमें तो भैया स्वराज, या आप कह सकते हो कि स्वशासन चाहिए। तो इन दोनों की डिमांड क्या है?
आप कहोगे कि इन दोनों की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, इन दोनों की जो मांगे हैं वो अलग हैं। आप कहोगे जहां आईएनसी पूरे देश के बारे में सोच रही है और पूरे देश के साथ साथ हर वर्ग के बारे में सोच रही है, वहीं पर आपकी जो मुस्लिम लीग है वो केवल मुस्लिम्स के हित की बात कर रही है। और इसका कहना था कि मैं किसी भी कीमत पर जो मुस्लिम हित हैं, जो मुस्लिम हित हैं, मैं इनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मतलब किसी भी कीमत पर मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करूंगी ये काम। कि अगर मैं किसी के साथ कल जाकर पैचअप भी करती हूं तो वो पैचअप तभी होगा जब मैं, और मेरे जो मुस्लिम लीग का कहना है कि मैं तभी पैचअप करूंगी जब मेरे हित ऊपर रखे जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया कि इनकी डिमांड क्या क्या थी? मैम, इनकी डिमांड थी स्वराज और इनकी डिमांड थी स्वशासन। स्वशासन और स्वराज। और मुस्लिम लीग का क्या था? पृथक निर्वाचक मंडल, और जो मुस्लिम्स के हित हैं वो आपके कैसे रहने चाहिए? तो आप कहोगे कि उसका कहना था कि वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अब यहां पे जब लखनऊ अधिवेशन होता है, आपको डिमांड्स मैंने क्यों समझाई पहले अभी देखिएगा, उसका कारण है। अब जो लखनऊ अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में किया कि अंबिका चरण मजूमदार जी थे, अंबिका चरण मजूमदार जी। अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है अगेन, मुझे ये बताइए कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? यह आपको दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि ये आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूं क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है। कब हुआ था विभाजन, मुझे ये बताइए पहले। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको समझाने के लिए आप ही से प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हर्षित ने मुझे, और स्पेशली वो बच्चे जरूर कमेंट करेंगे, वो बच्चे जरूर कमेंट करेंगे जिनको यहां पर डाउट था। कब हुआ था? बहुत बढ़िया मैम, विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो मैम सूरत में। अब ये वाला कहां से आ गया बीच में? बीच में नहीं आया। अब यहां पे क्या होगा कि जो नरम दल और गरम दल आपका विभाजित हो गया था उसका क्या हो जाएगा? विलय। यानी ये अब आपके एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, फिर से ये मर्ज हो जाएंगे। तो बताइए मर्ज कहां हुए थे और मर्ज करने के लिए किसने प्रयास किया था, किसने एफर्ट लगाए थे? ये मैंने आपको कल बताया है। बताओ, आज आपको मैं याद करने का तरीका भी बता देती हूं कि कैसे चीजों को लिंक किया जाता है। भाई आपने मुझे बता दिया विभाजन हो गया था 1907 में, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि जब ये विभाजन हुआ, जिससे क्या होता है कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है भाई बहनों के साथ में घर में, लेकिन उसके बाद हमारा पैचअप भी तो हो जाता है। तो आपने बोला, अभी मुझे बोला कि जो विलय हुआ मैम वो लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनका जो है दोबारा से एक दूसरे के साथ पैचअप हो गया। एफर्ट्स किस किसने लगाए थे? बहुत बढ़िया मैम, एक तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी थे जिनका मेन रोल था, और इनका साथ इसमें किसने दिया था? तो आपने अभी बताया कि मैम एनी बेसेंट ने। आप तो कह रहे थे हमें समझ में नहीं आया, पर प्रश्नों के उत्तर तो आप सारे प्रश्नों के कर रहे हो। यही बात थी ना कि किसने यहां पर इनका पैचअप कराया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब ये जो पैचअप हुआ बेटा, तो इस पैचअप के खिलाफ कौन कौन लोग थे? जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोग ऐसे थे जो कभी नहीं चाहते थे कि इनका विलय हो, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल के एकीकरण के खिलाफ कौन था? एकीकरण के खिलाफ कौन था बताइए? और नहीं चाहता था कि कभी भी इनका मर्जर हो। चलो बताओ जल्दी से। और मैंने आपको बताया था कि उन लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद यहां पे थोड़ी सी चीजें आसान हुई और बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कर दिया? मैम बाल गंगाधर तिलक जी ने आपका क्या कर दिया?
यहां पे इस चीज को समझा और उसके बाद तुरंत पैचअप करा दिया। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन थे? एक तो मैम दादा भाई नौरोजी थे और एक मैम यहां पे फिरोज शाह मेहता थे। तो ये कभी नहीं चाहते थे, तो इनके जीते जी तो ये पॉसिबल था नहीं, लेकिन उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई 1915 में, तब बाल गंगाधर तिलक जी ने इनका क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया। तो पहला काम लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ मैम? पहला काम ये हुआ, इसलिए ये लखनऊ अधिवेशन बड़ा फेमस है। दूसरा काम इसमें क्या हुआ? दूसरा काम बेटा इसमें ये हुआ था कि आपका जो आपकी आईएनसी थी और जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इन दोनों का भी क्या हुआ था इसमें? विलय। अब बताओ यहां पे विलय किसने करवाया? फिर से आंसर करो, किसने करवाया? यहां पर विलय किसने करवाया? बताओ जल्दी से। इन दोनों का विलय किसने करवाया? इन दोनों का विलय किसने करवाया? बताइए जरा। सॉरी, एक मिनट, एक चीज गलत हो गई है, सॉरी। यहां गोपाल कृष्ण गोखले जी आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, समझाने के लिए था, कोई बात नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, इसको ठीक करना बेटा। दादा भाई नौरोजी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये पता है किसने किया? ये इस मक्खी ने किया है डिलीट। सॉरी बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले, आई एम रियली सॉरी, इसको ठीक करना। और यहां पे विलय, एक मिनट, विलय, ये पूरा ही रफ हो गया, कोई नहीं, आपको मैंने समझा दिया है। अब यहां विलय किस किसने करवाया था? किस किसने? फिरोज शाह मेहता जी नहीं, वो फिरोज शाह मेहता जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसको ठीक कर लीजिएगा। यहां पे आ रहा है कि मैम यहां पे करवाया था मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी। और ये विलय भी किस में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अब मुझे ये बताइए कि इस अधिवेशन में ये किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये बताना, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हुई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हुई थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने लीग कब ज्वाइन की थी? मुस्लिम लीग ऑल इंडिया लीग कब बनी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? चलो, उम्मीद करती हूं आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। खलीफा के पद को अगर मैं बात करती हूं तो देखो, मैंने बताया था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और ये थे आपके लखनऊ अधिवेशन के पूरे क्वेश्चन। फिर आपसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया था? ब्रिटेन ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा।
एक तो ये किया था, और दूसरा मैम खलीफा, जो तुर्की में एक सम्मानजनक पद था। तुर्की में एक पद, और इस पद पर कौन बैठता था? खलीफा बैठता था। और खलीफा एक व्यक्ति था जिसको ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो उनकी इंसल्ट कर दी इन लोगों ने, तो इसलिए मुस्लिम इनके खिलाफ हो गए थे। और ज्वाइन कब की थी? 1913 में। और ये कब बनी थी? तो 1913 में। आप तो कह रहे थे हमें समझ नहीं आया, लेकिन आपने तो हर प्रश्न का उत्तर सही किया है। तो यही तो था लखनऊ अधिवेशन। अब बताइए, अभी समझ में आया? क्या आपको अभी समझ में आया? अगर आ चुका है तो एक बार जरा थम्स अप कर दो, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। अब ये सारी घटना हो गई। 1916 का लखनऊ अधिवेशन मैंने आपको समझाया। अब 1916 में हमें क्या चाहिए? स्वशासन। और स्वशासन के लिए हमें क्या चाहिए? होम रूल लीग। इसका मतलब ही है स्वशासन। होम रूल लीग की मांग ही थी कि भैया स्वशासन दो, ये हमारा देश है, इस पे हम शासन करेंगे, आप नहीं करोगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी बेटा, ढाका बांग्लादेश में। स्थापना थोड़ी पूछी है मैंने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी ये पूछा है मैंने। अब आया समझ में? और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो परेशानी होगी, और अगर आप समझ के पढ़ोगे तो फिर बेटा आसानी होगी। ये कल का मैंने आपको बताया। राकेश कह रहे हैं आप बोल रही थी मदन मोहन मालवीय। राकेश एक बार दोबारा से कमेंट करो, मैंने कब बोला कि यहां पे मदन मोहन मालवीय? लो अभी दिखाती हूं, मैं पीडीएफ में दिखा देती हूं बेटा। गोपाल कृष्ण, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आप पहले ये समझो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि गरम दल और नरम दल के खिलाफ जो एकीकरण, ये कौन नहीं चाहता था कि कभी भी एकीकरण हो? मदन मोहन मालवीय का बेटा ये क्वेश्चन नहीं है। मदन मोहन मालवीय जो ये विलय हो गया था, आप समझे ही नहीं। देखो इस लाइन को पढ़ो, मैं पीडीएफ में ही दिखाती हूं, नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा कि शायद मैम ने यहां पर चेंज कर दिया। देखो सबसे पहले देखो, इस फिरोज शाह मेहता जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं कि मैंने इनके बारे में आपको क्या बताया। तो ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, रुक जाइए। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, एक मिनट सॉरी, वो वाली लाइन पढ़ो पहले जो मैंने फिरोज शाह मेहता जी। देखो, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों तथा नरमपंथियों को एक करने में तिलक और एनी बेसेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उदारवादी नेताओं में फिरोज शाह मेहता जी तथा गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में मृत्यु हो गई। दोनों दलों की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ क्योंकि ये दोनों नेता राष्ट्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि ये मर्ज हो। और जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो आप क्वेश्चन कह रहे हो, जो आप समझ रहे हो, तो मदन मोहन मालवीय जी का नाम तब आएगा जब यहां पे जो एकीकरण हो गया है, जब इसका विलय हो गया है। देखिएगा यहां पर तिलक और जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ और मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। तो मदन मोहन मालवीय ने किस समझौते का विरोध किया? जो मुस्लिम लीग और तिलक जो आईएनसी के बीच हुआ था। गरम दल और नरम दल का विरोध इन्होंने नहीं किया था, आप गलत समझ गए। अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूंगी, जब इनका विलय हुआ है, जब इनका मर्जर हुआ है, तो इसका विरोध किसने किया? तब आप कहोगे कि इसके विरोधी थे मदन मोहन मालवीय जी। ध्यान से पढ़ो बच्चे, और इसलिए मैंने पीडीएफ आपको दिखाई है। तब आप लिखोगे मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने इसका विरोध किया था। नरम दल और गरम दल के एकीकरण का विरोध गोपाल कृष्ण गोखले जी और फिरोज शाह मेहता ने किया था। लेकिन जब वो दोनों मर गए, तब उसके बाद यहां पे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो रास्ते खुल गए थे। अगर वो जिंदा होते तो वो कभी मर्जर होने ही नहीं देते। उम्मीद करती हूं जिस बच्चे को यहां पर दिक्कत थी उसको ये बात समझ में आई होगी।
एक बार वो बच्चा कमेंट कर देगा, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। सॉरी क्यों कह रहे हैं आप लोग, ये मेरा काम है, आपको सेटिस्फाई करना, आपको पढ़ाना, आपको समझाना, ये मेरा काम है। आप सॉरी नहीं कहें, लेकिन मैं कहना चाह रही हूं कि आप क्वेश्चन को गलत समझ गए। अब तो लखनऊ अधिवेशन से आपके क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। वन लाइनर फॉर्म में बेटा मैं आपको देती हूं, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में सारा पेपर नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले जी ही है बेटा, पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये लीजिए, वो अभी दिखा देती हूं दोबारा। फिरोज शाह मेहता तथा गोपाल कृष्ण गोखले, पीडीएफ में लिखा हुआ है। ये हो सकता है गलती से मैंने दादा भाई नौरोजी बोल दिया हो, अगर बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना। पीडीएफ में बेटा गोपाल कृष्ण, और ये कल की ही पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको आज टाइप करवाया है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि लखनऊ अधिवेशन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बेटा जी मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। और मैंने आपको बोला है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे पाऊं, कोशिश करूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं भी कर पाऊं तो आपको तो करना है ना। अब देखिए यहां पर होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, ये किस किसने शुरू किया था, आखिर इसका क्या था, आज आप ये पढ़ोगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन हम पढ़ेंगे, जो आपके भारत में हुए, विदेशों में हुए, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन को समझो पहले, ये क्या था। आपको पता है 16 जून 1914 को तिलक जी 6 वर्ष की लंबी सजा के बाद मांडले जेल से पूना आए और उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हो गए। कहां आए बाल गंगाधर तिलक जी, पुणे में। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, इनके जेल से आने के बाद। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हो रहा है, इनके जेल से आने के बाद। भाई जाहिर सी बात है, जेल से तो ये सब कर नहीं सकते। अब इसी बात पे मुझे बता दो कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, उन्होंने जेल में रहकर कौन सी बुक लिखी थी। और मैंने आपको बताया था कि जब स्वदेशी आंदोलन में, आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ, वो कमजोर हुआ, सूरत का विभाजन हुआ और बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 में अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उन्हें कहां भेज दिया था, जेल में। और उसी जेल के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैंने आपको बताया था, तो बता दो जल्दी से। और उनको कितने साल की सजा हुई थी, 6 वर्ष की सजा हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। अब वो 6 वर्ष की सजा काटने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी बाहर आते हैं और दोबारा से एक्टिव होते हैं। और उनके साथ जो उनकी विचारधारा से संबंधित लोग थे, वेरी गुड, गीता रहस्य थी। बेटा यंग इंडिया इनकी कैसे हो जाएगी दीक्षा, गीता रहस्य बताइए बेटा। यंग इंडिया का तो मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया क्लास में। गीता रहस्य, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हो, गीता रहस्य। ठीक है, अब ये 6 वर्ष की सजा काट के आ गए और काटने के बाद कहां से आ गए, ये भी पूछा जाएगा किस जेल में थे, तो मांडले, मांडले जेल से। मांडले से कहां ये पूना आए और पूना में आकर ये दोबारा से एक्टिव हो गए। और इनके साथ जितने भी आपके यहां पर नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, जिन्हें हम कहते हैं कि जो आपके एक तरीके से जो इनकी विचारधारा से सहमत थे, यानी गरम दल के लोग, ये लोग कहां पर आ गए, एक साथ आ गए, फिर से एक्टिव हो गए। और जब एक्टिव हो गए तो देखिए फिर इन्होंने क्या किया। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की इन्होंने, होम रूल लीग की स्थापना। तो आप यहां पे ध्यान से, होम रूल लीग की जो स्थापना की है इन्होंने कब की है, 28 अप्रैल 1916 को। कहां पे की है, ये क्वेश्चन बनता है, बेलगांव पूना में। ये घोषणा, मैम होम रूल का मतलब क्या होता है, होम रूल का मतलब है स्वशासन, हमारा खुद का शासन चाहिए हमें, हम खुद का शासन चाहते हैं, आपका शासन नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा देश है। तो बाल गंगाधर तिलक जी जेल से आते हैं, जेल से आने के बाद अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर से आपके राष्ट्रवादी आंदोलन को एक्टिव करते हैं और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ क्या शुरू करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं।
कि हमारी एक ही डिमांड है, हमारा देश है, हमारा शासन चलेगा, तुम्हारा शासन हम नहीं मानेंगे। स्वशासन इसका मतलब क्या है? हमारा खुद का शासन। होम रूल मतलब भारतीयों का शासन। और इसके लिए इन्होंने क्या बनाई? होम रूल लीग बनाई। और दो होम रूल लीग बनेंगी बेटा, एक बनेगी बाल गंगाधर तिलक जी की होम रूल और एक बनेगी एनी बेसेंट की होम रूल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी की होम रूल कहां पर स्थापित हुई थी और एनी बेसेंट की कहां पर स्थापित हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी की बेटा बेलगांव पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह आप ध्यान रखेंगे। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को, जेल से बाहर आने के बाद। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद देखिएगा आगे क्या लिखा है। अब यहां पे आपने तिलक जी के बारे में सुन लिया, अब यहां पे किसकी होम रूल लीग की बात होगी? एक होम रूल लीग हम पढ़ चुके जो तिलक जी ने बनाई थी, और एक होम रूल अब हम पढ़ेंगे जो कि एनी बेसेंट ने बनाई है। और ये दोनों अलग अलग है क्या मैम? हाँ बेटा, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, भारत में स्वशासन की स्थापना करना। भारत का शासन भारतीयों के द्वारा स्थापित किया जाए, उनके द्वारा शासन को चलाया जाए। अब देखिए क्या लिखा है। एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी ने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया था। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एनी बेसेंट भारत की नागरिक थी? क्या वो भारत से थी? नहीं, एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, एक आयरिश महिला थी। इनके पति के साथ इनके कुछ विवाद हुए, उसके बाद प्यारे बच्चे इन्होंने एक मैं आपको आगे ये बता दूं कि जो एनी बेसेंट हैं ये भारत में आती हैं। और कब आती हैं भारत में? 1914 में इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, भारतीय राजनीति का पार्ट बन गई थी ये, और इन्होंने अपना पूरा जीवन फिर इसी के लिए समर्पित कर दिया। आई कहां से थी? आयरिश मतलब आयरलैंड आती, आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड से आई हुई एक महिला थी जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में कब एंट्री की थी? 1914 में। और इनका एक पत्र था, देखो, इन्होंने 1915 में अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी के न्यूज़पेपर कौन से थे, एनी बेसेंट के कौन कौन से न्यूज़पेपर थे? तो दो न्यूज़पेपर हैं इनके। न्यू इंडिया, यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी जी का। और न्यू इंडिया किसका है? तो एनी बेसेंट का। और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। यही मैं इतनी देर से बोल रही हूं कि होम रूल का मतलब हमारी सरकार, भारतीयों की सरकार, अंग्रेजों की नहीं। इन दोनों का यही उद्देश्य है कि जिस तरीके से आपके गोरे लोग अपनी सरकार बनाते हैं, ऐसे ही भारतीयों को भी अपने सरकार बनाने का क्या मिलना चाहिए? तो अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब? 1914 में। 1915 में इन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में ये बोला कि भैया जिस तरीके से अंग्रेजों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार है, भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। बाल गंगाधर तिलक जी के न्यूज़पेपर मैं बता देती हूं कौन कौन से थे, लिख देती हूं। इनके न्यूज़पेपर लिख लीजिए, इनके जो पत्र हैं, तो इनके दो पत्र थे बेटा जी। एक का नाम था केसरी, और केसरी की जो भाषा थी वो थी मराठा। ठीक है, और एक था इनका मराठा न्यूज़पेपर, और इसकी जो भाषा थी वो थी इंग्लिश, यानी अंग्रेजी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ये इनके न्यूज़पेपर थे। इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर की थी। तो आपको ध्यान रखना है इनका उद्देश्य क्या था। फिर एनी बेसेंट ने भी क्या बनाया, देखो, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। तिलक जी ने कब की थी? अप्रैल 1916 में। और इन्होंने कब की थी? सितंबर 1916 में।
और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनकी होम रूल लीग्स का जो आपका गठन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो मद्रास अडियार नामक स्थान पर, मद्रास के अडियार में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनी बेसेंट की लीग के सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। अभी पहले आप पूरा पढ़ लो, फिर मैं इसका भी रिवीजन आप ही से ही करवाऊंगी क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को अपना संगठन सचिव बनाया। अडियार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो इनकी लीग कहां पर स्थापित हुई थी, मद्रास अडियार के अंदर। तिलक जी की कहां हुई थी, बेलगांव पुणे में। तिलक जी की लीग की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1916 में। और तिलक आपके बाल गंगाधर तिलक जी की भी थी 1916, लेकिन अप्रैल 1916। तिलक जी के न्यूज़पेपर मराठा और केसरी। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में कब आई, 1914 में, ठीक है। आगे देखिएगा, बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। इसका क्या मतलब है मैम, मतलब इन्होंने जो लीग बनाई थी वो आपकी ऑल इंडिया बेस पर बनाई थी। पूरे भारत की जो लीग, अगर हम कहेंगे ऑल इंडिया का मतलब क्या होता है, पूरे भारत की। और तिलक जी ने कहां तक सीमित रखा था, पुणे तक। उनकी लीग की मतलब कुछ जगह तक सीमाएं थी, लेकिन इनकी लीग ऑल इंडिया लेवल पर खोली गई थी। अंजलि कह रही है पहले के लोग पत्र क्यों निकालते थे, क्योंकि अंजलि पत्रों के माध्यम से ही लोगों को अपनी बात बताई जा सकती थी। जब न्यूज़पेपर आए, मैगजीन्स आई, तब जाकर लोगों को पता चला, जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि अंग्रेजी सरकार भारत में रहकर क्या कर रही है। जिस अंग्रेजी सरकार के बारे में लोग ये सोचते थे कि ये अंग्रेजी सरकार रहेगी तभी भारत का विकास होगा, वरना भारत का विकास नहीं होगा। और ज्यादातर ये सोच किसकी थी, शिक्षित भारतीयों की, एजुकेटेड इंडियंस की थी। लेकिन उनकी ये सोच धीरे धीरे खत्म होती है जब उन्हें पता चलता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। आज भी तो न्यूज़पेपर आता है बेटा, आज भी तो न्यूज़ चैनल चलते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि यूपी में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो गया, रशिया में क्या हो गया, किस देश के कौन से राष्ट्रपति बन गए। अगर आज भी नहीं होगा तो आपको पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो न्यूज़पेपर का महत्व उस समय पर भी था और आज भी है। आपकी आपकी एनी बेसेंट की जो लीग है उसका स्वरूप कैसा था, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑल इंडिया लेवल मतलब अखिल भारतीय स्वरूप था मैम, ठीक है। आगे आइए, अब देखो यहां पे इनके क्षेत्र बटे हुए थे। तिलक और बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र बटा हुआ था। जहां तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार तक फैला था, वहीं देश के शेष भागों में बेसेंट की लीग कार्य करती थी। तो तिलक की जो आपकी बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनकी जो आपकी अगर हम बात करेंगे कि उन्होंने जो होम रूल लीग बनाई थी वो कुछ जगह तक थी, और वो कुछ जगह का है जैसे कर्नाटक के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में, बंबई को छोड़कर। तो बंबई में किसकी होगी फिर, आपकी एनी बेसेंट की। मध्य प्रांत जिसे आज आप मध्य प्रदेश बोलते हो, वहां पर थी। और बेटा जी बरार तक फैली हुई थी, इन 4 जगह पर थी। और बाकी जितनी जगह थी सब जगह पे भारत में किसकी लीग थी, तो आप कहोगे एनी बेसेंट की। इसीलिए एनी बेसेंट की लीग को क्या कहते हैं, ऑल इंडिया होम रूल लीग कहते हैं। अखिल भारतीय स्तर की होम रूल लीग स्थापित करने वाली कौन थी, एनी बेसेंट थी। हाँ जी शिव प्रताप जी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या हम कहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो कब बनी, 1913 में बिल्कुल बनी, ठीक है। आगे देखिएगा यहां पर, लीग की गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। मतलब इसका कहना है कि ठीक है आप शासन कर रहे हो, लेकिन सरकार हमारी भी होनी चाहिए। हम आपके अधीन रहेंगे, आपके अधीन रहकर काम करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीकों से स्वशासन मतलब हम अपनी सरकार बनाएंगे।
हमारी खुद की सरकार हमें चाहिए, जैसे आप अपनी सरकार बनाते हो, आपकी सरकार डिसीजन लेती है, ये हमारा देश है, इसमें सरकार हमारी भी बनेगी। तो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? अभी मैंने आपको पढ़ाया, पहला आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन, होम रूल लीग के बारे में क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा बताइएगा, तिलक जी ने इसकी स्थापना कब की थी? तिलक जी द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? और बेटा जी कहां? एनी बेसेंट इन्होंने जो बनाई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी और बेटा जी कहां? और आप बताएंगे कि जो तिलक जी की आपकी थी, इनकी सॉरी एनी बेसेंट जी की लीग के सचिव कौन थे? बेसेंट की लीग का स्वरूप कैसा था? बताइए जल्दी से। आंसर आने शुरू हो गए हैं। उद्देश्य क्या बताया आपने? बहुत बढ़िया मैम, स्वशासन। उद्देश्य था मैम स्वशासन। तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 कहां पर हुई थी? पुणे में। पुणे में कहां? बेलगांव पुणे में। बाकी आप पुणे भी खाली याद रख सकते हो। एनी बेसेंट जी ने कब की थी? सितंबर 1916। कहां पर हुई थी? मद्रास अडियार। इसका हेडक्वार्टर यहीं पर था, और मद्रास हेडक्वार्टर था। तो यहां पे सचिव जी कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। और बेसेंट की लीग का स्वरूप कैसा था? अखिल भारतीय। बताओ इसके अलावा और कुछ पढ़ाया हो तो ये तरीका होता है बेटा चीजों को समझकर खुद की भाषा में लिखना। बात आ गई समझ में? एक बार मुझे अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज शुरू करूंगी महाराष्ट्र में आपका, या फिर हम पहले शुरू करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्या शुरू करेंगे हम? क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब ऐसी गतिविधियां जिसमें सरकार के खिलाफ बम भी फेंके गए, सरकार के खिलाफ जो है हथियार उठाए गए, ऐसी गतिविधियां यहां पर होंगी। और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी होंगी। अंजलि कह रही है आईएनसी तो ब्रिटिश ने बनाई थी, फिर ब्रिटिश ही क्यों आईएनसी के खिलाफ होने लगी थी? क्योंकि भैया आईएनसी ब्रिटिश के खिलाफ काम करने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि हम आईएनसी बना देंगे, कुछ लोग इसमें बैठे रहेंगे, कोई इसका यहाँ पे सुनेगा नहीं, कोई बात हम भी नहीं सुनेंगे, और ये हमारी रक्षा भी करती रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आईएनसी को, बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन जब आईएनसी के लीडर्स ने, आईएनसी के नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर काम करना शुरू किया, तो ये भी क्या हो गए? इसके खिलाफ हो गए। और अगर समझ में आ गया तो बेटा जी जल्दी से मुझे अपने थम्स अप दे दें, फिर मैं शुरू करूंगी क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। सरदार भगत सिंह जी भी पढ़ेंगे, इसी में आएंगे क्रांतिकारी आंदोलन में। आप सरदार भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। मैम लीग मींस पार्टी। हाँ बेटा, लीग मतलब क्या हो गया? एक आपकी मुस्लिम लीग हो गई इस समय, और एक आपकी आईएनसी, जैसे आज के समय पे कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आज तो बॉडी शॉडी भी दिखा रहे हो तुम लोग रिस्पॉन्स में। ठीक है, देखो यहां पर
हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्रांतिकारी आंदोलन, ये आपका आज का रहेगा और इसमें मैं कई चीजें पढ़नी है। महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, बंगाल में पढ़ेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये आंदोलन शुरू हुए, कैसे लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियारों को उठाया, क्योंकि भैया इसने मजबूर कर दिया, ये आराम से तो सुनने वाली थी नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करती हूं क्रांतिकारी आंदोलन, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र में क्रांतिकारिता, मतलब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आपकी इन महाराष्ट्र। और उसमें एक मिनट रुक जाइएगा जरा, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, पहले मैं उसको ठीक कर दूं। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने, थैंक यू निशी, चलो सबके बेटा सबके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि सबके कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, सबके कमेंट्स में नहीं पढ़ सकती हूं। कामागाटा मारू इसी में पढ़ेंगे आफरीन, कामागाटा मारू वो एक क्रांतिकारी गतिविधि है और वो इसी के अंदर आएगी बेटा, सब पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। मैम यहाँ हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, एसआई वाले बैच में बोरिंग लगती है, क्योंकि एसआई वाले बैच में भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है। मॉडर्न हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है आपकी, मिडाइवल और एंशियंट में भी कंपेयर करें तो एंशियंट में कुछ चैप्टर हैं जो बोरिंग हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर बेटा सबके कमेंट्स आ रहे हैं पर मैं सबके पढ़ नहीं सकती। हाँ जी, ये अब देखिए यहां पर न्यू चैप्टर है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को किसने शुरू किया था, तो आप कहोगे उसे शुरू करने वाले थे आपके वासुदेव बलवंत फड़के जी। कौन थे बेटा, आप कहोगे वासुदेव बलवंत फड़के जी। मैम इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया था। और बेटा आगे आप यहां पे पढ़ेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, तो देखो देखो इन्होंने क्या किया, आप ऐसा करो कि इसको भी आप लिख लो, यहाँ पे ये चीज आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको और समझ में आएगा। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियां रामोसी आंदोलन संघ, रामोसी आंदोलन संघ के द्वारा वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ किया। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका किसने शुरू किया, तो वासुदेव बलवंत फड़के, ये आपका मेन पॉइंट है। ये किसने शुरू किया है महाराष्ट्र के अंदर, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने शुरू किया है। और बेटा इसमें इन्होंने क्या किया, रामोसियों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु डकैतियां डाली। आपको समझ में आया, जैसे मैंने आपसे बोला कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या शुरू हो गई, महाराष्ट्र में मैम सबसे पहले शुरू होती हैं क्रांतिकारी गतिविधि। बता दो बेटा जल्दी से किसने शुरू करी क्रांतिकारी गतिविधियां, आप ये बताओ किसने शुरू करी। और ये जो गतिविधियां, ये जो एक्टिविटीज हुई, उसमें आपका पहली एक्टिविटी हम कह सकते हैं कि यहां पर अंग्रेजों को भारत के बाहर खदेड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या उठाए गए, अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठा लिए गए। सशस्त्र मतलब क्या होता है, शस्त्रों के साथ, आपको ध्यान रखना है कि खिलाफ क्या उठाए गए,
शस्त्र उठा लिए गए, शस्त्र मतलब हथियार, इनके खिलाफ पहली बार यहां पर उठ गए। और बेटा जी इन लोगों ने, अब भाई हम गरीब हैं, हमारे पास इस समय बहुत ज्यादा पैसा नहीं है क्योंकि हर चीज पे तो अंग्रेज कब्जा करके बैठे हैं। तो बेटा इन लोगों ने और क्या किया कि ये इनके पास ये हथियार आ सके, इसके लिए इन्होंने डकैतियां डाली। और डकैतियां मतलब क्या होता है, लूटपाट की, अंग्रेजों के कारखाने लूटेंगे, अंग्रेजों की ट्रेन लूटेंगे, ठीक है। और क्यों लूटेंगे, क्योंकि इन्हें हथियार चाहिए, इन्हें पैसे चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बोला कि ये गतिविधियां शुरू की थी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। किसके साथ में, तो रामोसी के साथ में, रामोसी आंदोलन हुआ था उसके साथ में इन्होंने भी बेटा इन गतिविधियों को शुरू कर दिया था। और पहली बार यहीं से शस्त्र उठाया गया था, यहीं से पहली बार हथियार उठाए गए थे, पहली बार डकैतियां डालनी शुरू की थी। और डकैतियां क्यों डाली, चोरी क्यों की, लूटपाट क्यों की, क्योंकि पैसा नहीं है और हमें हथियार चाहिए, हमें हथियार मिलेगा तभी हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें होती थी, वो जब चाहे किसी भी भारतीय को फायरिंग कर देते थे और मार देते थे। और एक चीज और देखना कि अगर किसी भी एक अंग्रेज अधिकारी को मारेंगे तो सीधा फांसी देते थे ये लोग। इन लोगों की नजर में हम जो थे वो एक कीड़े मकोड़े की तरह थे, जैसे हमारे कोई जहरीला कीड़ा होता है, हम क्या करते हैं उसको केवल मारना सही समझते हैं, तो इनके लिए हम केवल वही थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र से शुरुआत होती है और यहां हथियार उठा लेते हैं वासुदेव बलवंत फड़के जी। आगे देखिए यहां पर और क्या होता है। 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या हुई। पूना कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। यूरोपीय कौन थे, अंग्रेज, और इनकी क्या हो गई, हत्या। कैसे, क्यों की गई हत्या, सुनो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि पुणे में क्या फैला हुआ था। आप कहोगे कि मैम आपने बताया था कि पुणे में प्लेग फैल गया था। पुणे में आपका प्लेग फैला और इन लोगों ने क्या किया कि इस प्लेग को दबाने के लिए एक अधिकारी को भेजा, और उस अधिकारी ने पता है क्या किया, एक अधिकारी को भेजा, इसे दबाने के लिए आया था कि भैया पुणे में जाकर प्लेग नामक जो बीमारी है उसको दबाओ। तो इस अधिकारी ने क्या किया, बहुत अमानवीय तरीके से यहां पर काम किया, बहुत अमानवीय तरीके से लोगों के साथ बहुत अमानवीय तरीका इसने अपनाया। और जब भी कहते हैं ना किसी के साथ आप लिमिट से ज्यादा गलत करते हो तो उसके बाद कभी ना कभी वो व्यक्ति कितना भी सीधा हो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। कहते हैं ना कि बार बार हथौड़ी की चोट मारने पर तो पत्थर भी टूट जाता है। तो हम तो इंसान हैं, कब तक गलत बर्दाश्त करेंगे। तो भारतीयों में ऐसे भारतीय आए जिन्होंने कहा कि अब हम गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्लेग फैला है, अधिकारी अपॉइंट किया गया कि इसको खत्म करो, और आप क्या कर रहे हो, हमारे साथ अमानवीय तरीके से काम कर रहे हो। अब देखो हत्या का कारण लिखा हुआ है। तो पुणे में पहली बार 22 जून 1857 को क्या हुआ, मैम राजनीतिक हत्या की गई। आपकी किसकी, आप कहोगे यूरोपीय मतलब अंग्रेजों की। और किसने की थी, चित्पावन ब्राह्मण थे ये लोग, दामोदर जी और बेटा बालकृष्ण जी, जिन्हें प्यारे चापेकर बंधु जी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों यहां पर क्या थे, इस हत्या के लिए जिम्मेदार। तो क्या नाम है इनका, दामोदर चापेकर बंधु और बालकृष्ण चापेकर बंधु, या दामोदर चापेकर और आपका बालकृष्ण चापेकर। इनके नाम के आगे आप चापेकर भी लगा सकते हो, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है चापेकर बंधु। और इन दोनों ने मिलकर किसकी हत्या की थी, उनका भी नाम बता देती हूं। इन दोनों ने बेटा मिलकर हत्या की थी। इस हत्या का निशाना पूना में प्लेग समिति के प्रधान वाल्टर चार्ल्स रैंड था, परंतु लेफ्टिनेंट आयर्स्ट भी अकस्मात मारा गया। तो आप इसको बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो कि इन लोगों ने किस किस की हत्या की थी। तो मैम चार्ल्स रैंड और आपका आयर्स्ट, किस किस की हत्या की थी, चार्ल्स रैंड की हत्या की थी। इसी को मारना टारगेट था, इसी को, लेकिन इसके चक्कर में और कौन मर गया, इसके चक्कर में आयस्टर्स मर गया। इन दोनों की हत्या किसने की थी, तो आप कहोगे इन दोनों की हत्या करने वाले थे चापेकर बंधु। और ये मरने वाले कौन है, अंग्रेज। मारना किसको था, चार्ल्स रैंड को, क्योंकि इसी को भेजा गया था कि जाकर जो पुणे में बीमारी फैली हुई है उसको रोको,
लेकिन इन्होंने क्या किया, अमानवीय तरीका अपनाया। अमानवीय तरीके से इन्होंने आकर काम किया, और बेटा जब काम किया तो फिर इन्हें भुगतना पड़ा। चापेकर बंधु जो थे आपके दामोदर चापेकर जी और बालकृष्ण चापेकर जी, इन्होंने इन दोनों की हत्या कर दी। देखा है, लिखा है ना, हत्या का निशाना तो पूना में प्लेग समिति के प्रधान चार्ल्स रैंड था, परंतु लेफ्टिनेंट आयर्स्ट भी अकस्मात मतलब एक्सीडेंटली मारा गया। चापेकर बंधु पकड़े गए, दोषी पाए गए और 18 अप्रैल 1898 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। मैंने आपसे बोला ना कि अगर अंग्रेज मरेंगे तो सीधा क्या दिया जाता था, फांसी। चापेकर एक सरनेम है अनंत, जैसे मेरा नाम पारुल चौहान है, आपका नाम अनंत श्रीवास्तव है, तो उनके नाम के आगे चापेकर, मतलब ब्राह्मण के अंदर एक ये वो रहता है। लिखा भी है ना कि वो दोनों ब्राह्मण थे। अब सोचो, ब्राह्मण हथियार उठा रहे हैं तो कितनी बुरी स्थिति हो गई होगी। कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना ये लोग कि ब्राह्मण हथियार उठा रहे हैं और मार रहे हैं कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और क्योंकि अंग्रेज मरे हैं और अंग्रेज मरे हैं तो फिर क्या दी जाएगी, फांसी। तो चापेकर बंधुओं को कब फांसी दी गई, 18 अप्रैल 1898 को। ये आपकी क्या चल रही है अब, क्रांतिकारी। हम क्यों कह रहे हैं क्रांतिकारी गतिविधियां, क्योंकि अब लोगों ने हथियार उठा लिए कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, बहुत दिन हो गए। ठीक है, ये यहां पर एक घटना घटी। उसके बाद बेटा आगे देखो यहां पे क्या हुआ, एक आपका संगठन बना जिसका नाम है मित्र मेला संगठन, जिसे आप अभिनव भारत के नाम से भी जानते हैं। और बेटा ये जो मित्र मेला या अभिनव भारत है, ये क्या है, ये एक आपका क्रांतिकारी संगठन है। क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन है बेटा। यूरोपीय कौन थे मैम, यूरोपीय कौन थे शैलीजा, बेटा अभी तो मैंने बताया अंग्रेज। अंग्रेज थे, यूरोपीय मतलब अंग्रेज भैया, यूरोपीय मतलब अंग्रेज। अंग्रेजों की बात हो रही है यहां पर, अंग्रेजों को मारा जा रहा है क्योंकि अंग्रेज ही तो भारत में गलत शासन कर रहे हैं। बाकी जितने आए थे, पुर्तगाली आए थे, वो गोवा तक सीमित हो गए, अंग्रेजों ने उन्हें भी दबा कर रख दिया। आपके यहाँ यूरोपीय में आपके पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, सब आकर चले गए। पुर्तगाली यहां पर 1961 तक रहे, लेकिन पुर्तगालियों ने इस तरीके से हरकतें नहीं की जो अंग्रेजों ने भारत में की। हाँ बेटा, कंप्लीट होने के बाद सारी पीडीएफ आपको एक साथ मर्ज होकर मिलेंगी। अब देखिए यहां पर मित्र मेला और अभिनव भारत 1899 में बीडी सावरकर द्वारा जो है नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिणत हो गया। इसका क्या मतलब है मैम, लैंग्वेज बड़ी टफ लग रही है तो इजी करते हैं। आपका अगर आपसे पूछे कि 1899 में किसकी स्थापना हुई, मित्र मेला की। किसकी हुई बेटा, मित्र मेला की। किसने की थी, वीडी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर जी इनका पूरा नाम है। और यही आपका 1899 में स्थापित मित्र मेला, ये क्या बन गया 1904 में अभिनव भारत। अभिनव भारत यानी इसका नाम बदल दिया गया। संगठन वही था लेकिन इसका क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। सृष्टि कह रही है हम 1916 से 1898 कैसे आ गए, तो सृष्टि ऐसा तो इतिहास में होगा। आपको अभी मैंने जो पढ़ाया वो स्वदेशी आंदोलन का पार्ट था पूरा, और अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूं वो क्रांतिकारी आंदोलन है कि कैसे लोगों ने और कब यहां पे लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे कि इतिहास में 1916 से संबंधित घटनाएं एक साथ कर दो, या आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे कि 1914 में जो कुछ हुआ सबको एक साथ कर दो। नहीं, अभी गांधी युग आएगा, वापस आप 1919 से शुरू करोगी। तो डेट आपको याद ये रखनी है कि कौन सी घटना कब घटी थी, लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि मैं क्रांतिकारी, गांधी युग या बाकी जितनी चीजें सबको मिक्स कर दूं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहले मैंने आपको बंगाल विभाजन से संबंधित जितनी चीजें थी आपको वो बताई थी,
और अब मैं आपको क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी का मतलब अभी बताया मैंने अंजलि सिंह जी कि क्रांतिकारी का मतलब होता है हथियारों को उठा लेना। अब हम पीछे नहीं छूटेंगे, अब हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो बेटा इतिहास में इसी तरीके से चीजें पढ़नी होंगी कि क्रांतिकारी आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हैं, गांधी युग में कौन कौन से आंदोलन हैं, और जब हम गांधी युग में जाएंगे तो वहां पर भी डेट आगे पीछे होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर मैं आपको काफी आगे की डेट बता चुकी होंगी और वहां फिर 1919 से आप शुरू कर रहे होगे। तो ये तो होगा बच्चे। अब क्या आपको यह पता नहीं रहेगा कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? होगा मैम 1904। मित्र मेला अभिनव भारत अलग अलग थे? नहीं, मित्र मेला का नाम ही आगे चलकर आपका क्या हुआ? अभिनव भारत हुआ। ठीक है, तो क्रांतिकारी का मतलब होता है कि आपको, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम आपके खिलाफ जो है हथियारों के साथ लड़ेंगे। तो बेटा आज की जो ये पीडीएफ है, जितनी टाइप है मैं आपको ये पूरी दे देती हूं और उसके बाद आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें आपकी पीडीएफ बनाई हुई है और इसमें सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी। कहां पे किसको मारा गया, किसने किसको कहां पे मारा, ठीक है, बम कहां पर फोड़े गए, भगत सिंह जी किसमें शामिल थे, भगत सिंह जी ने क्या क्या किया, ये सब घटनाएं इसके अंदर आएंगी बच्चे। फिर गांधी युग शुरू होगा, गांधी जी की एंट्री होगी, गांधी जी से संबंधित जितने आंदोलन हैं वो सब गांधी युग में आप पढ़ेंगे। तो ऐसा होगा बेटा। आपका ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूं आपको आंसर कर पाई होंगी। और कोई डाउट हो टेलीग्राम में टैग करो, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। और अगर आपको मेरी क्लास बेहतरीन लगी हो तो कमेंट में एक बार स्माइल करके जरूर जाएं।